2025 के IIT-JEE PYQs सिर्फ सॉल्व मत कीजिए, उनके पीछे छुपे कंसेप्ट्स को समझिए। आज हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना एक ट्रिक है ना? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है ये समझिए। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट एक्स्ट्रा, ठीक है? मोर अबाउट एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक एक्स्ट्रा, ठीक है? चलो, व्हाट इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, सीधा ग्राफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको कैसे करना है? एक जनरल मतलब अप्रोच लगानी है। जनरल अप्रोच क्या होती है कभी भी रिएक्शन की? जब कोई एक रिएक्शन प्रोडक्ट बनाती है तो आपको पता है कि काइनेटिक्स में प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, तो हम क्या लिखते हैं? रेट प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। उसके बाद हम रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर पी क्यू कुछ भी लग देते हैं, जो ये होता है ऑर्डर होता है। हमें यहाँ पर जीरो ऑर्डर की बात करी है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू जीरो होगी, तो रेट मेरा बन जाएगा के इंटू ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो बराबर वन, ठीक है? डी ए अपॉन डी टी इसको लिखा जाता है माइनस इक्वल टू के इंटू ए, मतलब ये इंटू वन हो जाएगा, राइट? तो अब अगर मुझे रेट के बीच में और, तो मेरा रेट क्या आ रहा है बेटे? यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है। अगर मुझे रेट और टाइम के बीच में पूछा होता तो फिर तो मैं क्या बनाती? रेट और टाइम के बीच में कैसे बनाती? देखो, ये रहा रेट और ये रहा टाइम, तो रेट हमेशा कांस्टेंट है, चाहे कितना टाइम कितना ही बढ़े। देखो, रेट कांस्टेंट है ना, तो यहाँ टाइम लगाओगे तो रेट बढ़ता जाएगा, टाइम मतलब सॉरी, हाँ, रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन रेट कांस्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है? और अगर ऐसे ही आपसे रेट और कंसंट्रेशन के बारे में पूछा होता बेटे, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? रेट कांस्टेंट है लेकिन कंसंट्रेशन घट रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता, ठीक है? लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब है हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और उसके टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को यहाँ से हमें यहाँ से रीअरेंज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, नेगेटिव साइन को यहाँ ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ए नॉट से लेकर ए तक, इसे कर देंगे टी जीरो से लेकर टी तक, ठीक है? क्या मिलेगा हमें? ए और ए नॉट टू ए, ये हो जाएगा मेरा माइनस के इंटू टी। क्या लिखूंगी? ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, राइट? ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा बेटा ए नॉट माइनस के टी। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या बन के आएगी? क्वेश्चन बनेगी, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, एक बार पेन पकड़ोगे मैथ्स की तरह हाथ नहीं रुकता, और ये ऐसे अगर तुमने थोड़ा सा मेहनत कर ली तो ऐसे ऐसे ऐसा चैप्टर है जहां पर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो ही नहीं सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, अब ये देखो पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, y एक्सिस पर ये कर दिया, और इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, क्योंकि टाइम के साथ दिखाना है, और ये हो गया मेरा प्लस ए नॉट, तो ए इंटरसेप्ट हो गया मेरा पॉजिटिव, तो y एक्सिस पर मुझे क्या दिखाना है? y को a करना है ना, y एक्सिस पर मुझे क्या करना है? अच्छा, a दिखा दिया, ये रो मेरा y एक्सिस पर कंसंट्रेशन आ गया, ऐसे करके कर दो, और यहाँ पर टाइम दिखा दो, और स्लोप इंटरसेप्ट कितने का आया बेटे? ए नॉट आया, इधर जाएगा, स्लोप कैसा आया? माइनस के, नीचे की तरफ आएगा माइनस के, ये आ गया मेरा स्लोप। तो कौन सा आंसर आएगा? ये वाला, ठीक है? इट वुड बी रेट, नहीं रेट तो ये रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के साथ पहला आंसर, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से आएगा। तो ये हुआ हमारा ग्राफ, तो एक फ्लो में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला पढ़ो, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन अ सेल कल्चर। अब देखो 2025 में क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज इस बात की होनी चाहिए कि बैक्टीरिया, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर कुछ भी हो रही हो, भाई रिएक्शन तो रिएक्शन है ना बेटा। देखो, ये भी 2025 जनवरी में पूछा हुआ है, रिएक्शन तो रिएक्शन है ना बेटा, उसको तो हमें रेट निकालना है, तो हमें कंसेप्ट तो केमिकल काइनेटिक्स का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से होती है, पहले एक से दो बनते हैं, दो से बैक्टीरिया इस तरीके से ना प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ऐसा होता है। फिर दो से चार बनते, दो से ऐसे चार बनते हैं, फिर चार से ऐसे करके हर एक से दो बनते हैं, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना? तो रेडियो एक्टिव डिके हो चाहे ये बैक्टीरियल ग्रोथ हो, ये एक्सपोनेंशियली ही बढ़ते हैं, ऐसे सेल डिवीजन होता है इसके अंदर। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम किस तरीके से दिखाते हैं? जैसे मैथमेटिक्स में दिखाते हैं, तो मैं तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है ना, तो तुम्हें अब आप इसको मैथ से रिलेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं समझाती हूँ। चलो
देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, सपोज आप क्या देखते हो कि जो फंक्शन जो है वो क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, ए की पावर एक्स है। जब वेरिएबल एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स होता है तो उसी को तो हम एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है ना बेटा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है, मतलब कि फंक्शन बोला जाता है। जैसे कि आप बोलो 2 की पावर एक्स और 3 की पावर एक्स और 5 की पावर एक्स और हाफ की पावर एक्स, ये क्या है, सब एक्सपोनेंशियली तो है। नेगेटिव की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जीरो की पावर एक्स को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं, 1 की पावर एक्स को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बातें जानना जरूरी है बेटा, नीट वाले बच्चों को भी। तो इसको नहीं बोलते हम, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वो क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे हमने बोला, अगर हमने बोला कि जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है हमारा, वो ए की पावर एक्स है, मतलब हमने बोला कि ए जो है वो मोर देन जीरो होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्या होता है फिर ध्यान दो, अगर आगे जगह है तो देखते हैं, आगे नहीं है, पीछे है शायद, हाँ इधर देखो, क्या बोलते हैं हम, ए की पावर एक्स इक्वल टू माइनस ए की पावर एक्स, ये नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। 1 की पावर अगर हम एक्स बोल दे, ये भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर नहीं है। अब आप डोमेन समझो बेटा, क्या होता है इसका, इसका जो डोमेन होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन वो फैक्टर होता है एक्सेप्टेबल फैक्टर, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेबल फैक्टर, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, हमें और आउटपुट को देखना है। तो डोमेन क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन होता है, एक्सेप्टेबल फंक्शन विच गिव्स पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, फंक्शन, जो फंक्शन हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा उसको ही तो हम डोमेन मानेंगे। और रेंज जो होती है उसकी, वो कहां से कहां तक होती है, ओपन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ओपन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, ओपन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होती है। अब मान लो, लेट हमने बोल दिया y की पावर, बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, तो बच्चे थोड़ा बोलते हैं मैडम आप समझा दीजिए, तो मैं समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन के साथ तो मैं हमेशा ये चीज अप्लाई करती हूँ, तो मतलब यूज करती हूँ, बता देती हूँ सब बच्चों को। 2 की पावर x आपने यहाँ पर देखा, आप नेगेटिव डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फंक्शन में। अगर आप 2 की पावर -2 डालोगे तो भी क्या आएगा बेटा, 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 आएगा आंसर। 2 की पावर 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जीरो डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आउटपुट जो है इनका पॉजिटिव है। तो हम कैसे सोच सकते हैं, हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर मान के चले 2 की पावर 0 तो मेरा हो गया 1, 2 की पावर बढ़ाते चलो, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो नहीं होगा ना, हाँ 2 की पावर 2 भी हो सकता है 4, 2 की पावर 3 हो गया 8, है ना। ऐसे करके बढ़ता जाएगा बेटा, 2 की पावर 4 कर सकते हो, 2 की पावर 5, सो और 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब पीछे चलो भाई, एक्सपोनेंशियल डिके जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। नेगेटिव स्लोप, ग्राफ नेगेटिव आता है एक्सपोनेंशियल डिके में। अच्छा ये देखो, 2 की पावर -2 भी हो सकता है, इसको 1/4, 2 की पावर -3 भी हो सकता है, इसको 1/8, एंड पीछे 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर लूंगी तो 1/इन्फिनिटी, मतलब जीरो नहीं, लगभग जीरो, नियर अबाउट जीरो, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, है ना। तो जीरो नहीं आता आंसर। तो यानी कि ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल, डोमेन और रेंज, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको आपको यहाँ समझाती हूँ कि जो दो दो रिएक्शन होती है बेटा, एक होती है रेडियो एक्टिव डिके, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव डिके होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही, लेकिन इस पे जो ग्रोथ होती है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन कैसे होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आउटपुट पॉजिटिव ही आता है, पावर नेगेटिव होती है। लेकिन जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही होती है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही एक्सपोनेंशियली क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रेडियो एक्टिव डिके, और इसके बारे में जेई में पूछ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसको और किस तरीके से समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि मैडम
पहले इसको इरेज करते हैं बेटा। आने वाला मैडम की इसको ना और अच्छे से हमें इस पे अप्लाई करके दिखा दीजिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, रेडियो एक्टिव डीके को, और इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो मैंने बोला रेडियो एक्टिव डिके और बैक्टीरियल डिके क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ही क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, ठीक है। तो लेकिन रेडियो एक्टिव डिके क्या करता है, नेगेटिव होता है पावर में, और नेगेटिव ली एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, और रेडियो एक्टिव पॉजिटिव में। मतलब अगर आप रेडियो एक्टिव डीके के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो वो फॉलो करता है n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस के, ठीक है। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो फॉलो करती है बेटा, वो फॉलो करती है n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर के टी। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। अब समझो, बच्चे बोलते हैं मैडम और थोड़ा सा समझा दीजिए, तो क्या है, देखो y इक्वल्स टू 2 की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, ये वेरिएबल है, नहीं फंक्शन है। तो y इक्वल्स टू 10 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इक्वल्स टू e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्चुअली बैक्टीरियल ग्रोथ में होता क्या है बेटे, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद बैक्टीरिया डबल हो जाता है ना। तो सपोज हमने बोला, सपोज इनिशियली इनिशियली जो हमने बैक्टीरिया का नंबर लिया वो लिया 1, मतलब ये रहा मेरा एक बैक्टीरिया, ऐसा होता है ना, प्रो ऐसा होता है बैक्टीरिया, चलो एक लिया। उसके बाद आफ्टर 1 जनरेशन, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 17 मिनट्स होती है, जनरेशन पे जो गैप होता है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 1 जनरेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2, ठीक है। तो कितना हो गया, ये n हो जाएगा 2। आफ्टर 2 जनरेशन नंबर कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4। यही तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आफ्टर 3 जनरेशन नंबर कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 8। तो क्या फॉलो कर रहा है बेटा, आफ्टर सम n जनरेशंस इट बिकम्स, पहला मतलब 1 इंटू 2 की पावर n, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। वेयर n नंबर ऑफ जनरेशन, n क्या है, नंबर ऑफ जेनरेशंस है, और ये बिल्कुल ए की पावर एक्स वाला ही फॉर्म है बेटा, ठीक है। अब जनरेशन का टाइम आप पुट कर दो, उस हिसाब से आप निकाल लो, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और अगर आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हो एक्सपोनेंशियली, तो आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके और फर्स्ट ऑर्डर में जब हम लॉग लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल डिके में जब आप ग्राफ बनाते हो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेट करके, जैसे मैंने भी 0 का बनाया, तो ग्राफ कैसा आता है, अब मैंने आपको समझा दिया कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है और हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो एक्सपोनेंशियली कैसे होती है, नेगेटिवली होती है। अगर आप बैक्टीरियल ग्रोथ का, अगर आप यहाँ पे देखोगे बैक्टीरियल ग्रोथ और उसके बीच में ग्राफ, देखो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला कौन सा ग्राफ होगा, नंबर n अपॉन n नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ। तो अगर अगर ये हमारा ग्राफ होता किसका, n अपॉन n नॉट, ठीक है, और किसके बीच में ग्राफ होता, टाइम के बीच में, किसके लिए होता, अगर ये होता हमारा रेडियो एक्टिव डिके के लिए पूछते, ऐसा ही पूछ सकते हैं। तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली हमारा कुछ बेटा ऐसे बढ़ता हुआ आता, लेकिन नहीं ऐसे नहीं आता, सॉरी, पॉजिटिव थोड़ी, नेगेटिव है ना, देखो फॉर्मूला, ओहो इरेज करो, डी में तो नेगेटिव, तो एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ आता ऐसे। लेकिन अब ये है क्या, ये है हमारा क्या, बैक्टीरियल, तो ये सेम वही चीज फॉलो करेगा, लेकिन कैसे फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव ऊपर की तरफ। ये देखो कौन सा ग्राफ फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियली, ये वाला, दिस वुड बी द करेक्ट। ये नहीं होगा, ये उसके लिए होगा, हमारे अपने ग्राफ उसके लिए, मतलब जो रिडक्टिव डिके या फिर उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो ये कैसे फॉलो करेगा, ऐसे, है ना, इंटरसेप्ट होगा तो ऐसे। तो आंसर वुड बी दिस, ठीक है बेटा। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल डिके का आंसर, ये होगा हमारा। चलो अब आगे अगला सवाल क्या है, ये भी 2025 में ही पूछा हुआ है बेटे। तो यहाँ पे नन्ही सी ट्रिक चल रही है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गैसियस फेज रिएक्शन है, ए गैस गिव्स आउट बी गैस, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट सी गैस प्लस डी गैस। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम से कनेक्ट करके रखा हुआ है। जब गैसियस फेज रिएक्शन होती है तो हमें वहां पर वॉल्यूम के बारे में भी सोचना होता है और हमें प्रेशर के बारे में सोचना होता है। सबसे पहले हमें सोचना होता है कि क्वेश्चन किसकी टर्म्स में दिया है, वॉल्यूम की टर्म में दिया। अब हमें पता है कि किसी भी गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम से कनेक्ट करना है कंसेंट्रेशन को। तो पी, क्योंकि अगर जब भी आप रेट लिखोगे तो हम तो
तो रेट तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं ना, ए प्लस बी गिव्स आउट, हमें प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, तो रेट क्या लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी हो जाएगा कंसंट्रेशन के। अब इधर लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर पी एंड बी टू दी पावर क्यू, ऐसे लिखेंगे ना। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, पी और क्यू को तो अभी हम यहाँ पर मान लो कि 1 ही है, क्योंकि ज्यादा बात करी गई नहीं है इसके बारे में, सिर्फ इसके वॉल्यूम के बारे में बात की गई है। चलो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल एन अपॉन वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। और आपको पता है कि एन अपॉन वी गैस के लिए कंसंट्रेशन होता है। तो अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन, तो अब इस इक्वेशन से क्या निकाल रहे हो, कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो अगर वॉल्यूम 1/3 घट रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। पढ़ो, इन्होंने बोला कि इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द रिएक्शन रेट बिकम्स x टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। जब आप 1/3 कर देते हो वॉल्यूम को, तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, x टाइम बढ़ जाती है। तो उस x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये निकालना है। तो अब हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम आपका, देखो बेटा, कंसंट्रेशन आपका, अगर वॉल्यूम आपका 1/3 घट रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 3 गुना, है ना, 3 टाइम्स। तो बस अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। ये वाली बात ध्यान रखनी, मैंने तभी बोला गैसियस फेज रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन और ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम से रिलेट करके दिया हुआ है या फिर प्रेशर से। ठीक है, तो बस अब हम कर देंगे रेट, हमने ये प्रीवियस रेट क्या बन जाएगा, पहला रेट 1 क्या होगा हमारा, के इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन बोल रही है कि जैसे ही हम वॉल्यूम को 1/3 करते हैं तो जो कंसंट्रेशन है ए की वो 3 टाइम्स ए हो जाती है, बी की 3 टाइम्स बी हो जाती है। तो ये पुट करो, अब आप यहाँ से करो 3 9 9 के इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अभी देखो ये क्या है, ए इंटू ये दोनों क्या है, प्रीवियस रेट। तो यानी कि जो नया रेट है रेट 2, जो नया रेट है या रेट 2 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ रेट 1 हो गया, है ना। तो कितना गुना बढ़ा, 9 गुना बढ़ा। तो दिस इज 9 टाइम्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो चीजों को ना रिलेट करके सीखना बहुत सिंपल है बेटा, जो तुमने पढ़ा 11 में हर चीज यूज होगी भैया। ए बी सी डी भी तो यूज हो रही है वहां की नर्सरी क्लास की, तो ये थोड़ी कि नर्सरी की पढ़ाई छोड़कर नर्सरी में आ जाते हैं हम वापस, हर क्लास यूज होती है। अब 2 into 2 भी तो यूज करते हो ना, बट वो हमेशा इतनी बार यूज करते हो कि तुम्हारे लिए नॉर्मल होगी वो चीज। तो ये चीज हम बचपन में तो सीख के आते हैं, तो सारी पढ़ाई जो आपने बचपन से सीख पढ़ी है वो सब यूज होती है बेटा। ये मत सोचना 11th अलग है तो 12th अलग है तो नहीं होगा, वो बेस ही इसलिए बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आपको यहाँ पर आप उसको यूज कर सको। चलो अब देखो क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डीके। अभी मैंने तुम्हें कुछ क्लू सा दिया था रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, आई थिंक मैंने तुम्हें सब समझा ही दिया है। तो रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो टी आप इक्वल टू जो होता है 0.693 अपॉन यहाँ पर लेमडा होता है, लेमडा डीके कांस्टेंट होता है। और ये डीके कांस्टेंट को और ये समझना बहुत जरूरी है जे के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। तो जो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन के जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। अब रेट कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है ये भी समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ बता रखा है। देखो डीके कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है के, डीके कांस्टेंट होता है लेमडा। लेमडा जो होता है वो फिजिकल कंडीशंस पे, एनवायरमेंटल कंडीशन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हमारा के टी पे डिपेंड करता है बेटा। देखो के जो होता है आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ो ना, के इक्वल टू क्या होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ा है ना, रिएक्शन रेट डबल हो जाती है हर 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस पर तो टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, लेकिन डिके कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियस की वजह से होती है। देखो पढ़ो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन जो आपने पढ़ी है, जो है केमिकल रिएक्शंस में यूज होती है। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, ये रहा आपका एटम, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो केमिस्ट्री होती है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की वजह से जो होगी उसको न्यूक्लियर डीके बोलेंगे। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस तो खुद ही फटने के ट्रिमेंडस एनर्जी निकालता है, टेम्परेचर देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कैटलिस्ट पे, केमिकल स्टेट किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। और ये तो भैया देखो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, ये करता है डिटरमाइंड ओनली बाय द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस का नेचर ही आपके डीके कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर पाएगा, अदरवाइज कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू बदल जाती है, टेम्परेचर बदलता है, ये तो कांस्टेंट
डिपेंड रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ऑर्डर है, जो आप यूनिट्स है वो आप पढ़ चुके हो, इसकी क्या टाइम इनवर्स, वही टाइम के सिंबल इसका लेमडा हो गया, इसका क्योंकि मैंने डिफरेंस यहाँ लिख दिया, अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। मतलब ये समझो मेन डिफरेंस ये है कि लेमडा किसी भी फिजिकल फैक्टर के ऊपर, टेम्परेचर प्रेशर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी यूनिट भी देखो बेटा, हमेशा टाइम इनवर्स होती है ना, लेकिन के तो बदलता है ना ऑर्डर के हिसाब से, 0 में अलग होता है के की यूनिट, 1 में अलग होती है, 2 में अलग होती है, हर जगह पे आप ऑर्डर के हिसाब से के की यूनिट बदल देते हो, तो दोनों चीज सेम नहीं है। बच्चे बोलते हैं मैडम ये दोनों सेम है, ना 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 ना, ध्यान रखना बेटा, बहुत ही ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जेई में और नीट वाले पूछते हैं। टीचर को तुमसे छोटी छोटी बात पूछनी है, वो बड़ी बड़ी बात कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसी को टी हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2.303 नेचुरल लॉग 2, या नहीं लॉग 2, सॉरी लॉग 2। बेटा एक बात ध्यान रखना, सवालों में जब भी आपने देखा लॉग 2, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू भी दे रखी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, होता कुछ नहीं है देखो। तो और टी हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2/k, क्योंकि आपको पता है नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 लॉग 2 करते हैं, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, और 0.3 इसको अगर आप 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे और आप लिखोगे तो आपको वही मिलेगा, ये वाला आंसर। तो हर फॉर्म याद होनी चाहिए फॉर्मूले की, क्योंकि थोड़ी सी चीज को चेंज करके कई क्वेश्चनों में इन्होंने लॉग एन की वैल्यू दे रखी है, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू, तो बच्चा कंफ्यूज वही छोड़ देता है, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए होता है ना, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम होता है, और माइंडसेट ऐसा होता नहीं है कि हम कर सकते हैं, पता होता है कि हमें टाइम से, केमिस्ट्री से टाइम सेव करके हमें मैथ्स और फिजिक्स में जान लगानी है। ये बच्चे अपना माइंड सेट करके गए होते हैं, वो सोचते हैं कि सीधा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, बट सीधे ही होते हैं क्वेश्चन, पर ऐसी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिके, पढ़ो बेटा। डिके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बताओ। अभी डिके कांस्टेंट हम ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, कैसे होगा, अभी तो डिके कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करता, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3.5 लाइव्स इन 1/, हाँ ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। कैसे निकालते हैं, अमाउंट आफ्टर हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू कितना हो जाता है, एन नॉट इंटू हाफ की पावर एन, यही तो हो जाता है। तो 3 हाफ लाइफ एन की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, तो अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एन नॉट अगर आपने 1 से स्टार्ट किया है तो 1/2 की पावर 3 कर दोगे तो कितना हो गया बेटा, फाइनल ये हो गया। या फिर हमारे हमारे को जो हम वो जब हम वहाँ कोचिंग्स में पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाया जाता है, ए इक्वल टू ए नॉट 1/2 की पावर एन भी सिखाया जाता है। तो कुछ नहीं है, फाइनल है ये इनिशियल है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब 1/8 होता है, ये तो ट्रू हो गया। डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, हाँ बिल्कुल सही भी आपने देखा, डीके कांस्टेंट तो किसी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता, ये भी ट्रू है। और हाफ लाइफ देखो वो दे दिया, हाफ लाइफ इज नेचुरल लॉग 2 लॉन 2 टाइम्स ऑफ 1/रेट कांस्टेंट। देखो बेटा घुमाया है ना तुमने, चेक करो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल टू भी मैंने क्या बोला, लॉन 2/के रेट कांस्टेंट होता है ना, तो इसको ये भी सही है, यानी गलत क्या है, 1 है। तो ये तो आपको इसी क्वेश्चन से आपने रेडियोएक्टिव डीके की सारी कहानी पढ़ ली, समझ ली। चलो ये आपको मैंने समझा दिया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही है कोर्स में, ज्यादा नहीं है जेई के सिलेबस में, ठीक है। क्वेश्चंस करो बस। ए टू बी, ए ने बी बनाया है, द मॉलिक्यूल ए चेंजेस इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म बी बाय फॉलोइंग अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एट अ टेम्परेचर 1000। देखो जो दिया है वो करो। ए ने बी बनाया है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, टेम्परेचर 1000 केल्विन दे दिया है, एनर्जी बैरियर विद रिएक्टेंट आइसोमेरिक फॉर्म के लिए जो एनर्जी लगी है आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी बनाने के लिए, वो इतनी लगी है, किलो जूल पर मोल है। के की वैल्यू अगर आप किलो जूल पर मोल है, आर की वैल्यू अगर आप जूल में रखोगे तो आपको इसे किलो जूल मतलब जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा आपका 191,480 जूल पर मोल। चलो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको पता है 8 × 10⁻20 दे रखा है, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%। 50% कंप्लीशन का मतलब समझते हो, हाफ लाइफ। 50% कंप्लीट का मतलब रिएक्शन हुई है तो क्या हुआ है, हाफ लाइफ, टी हाफ। ये आपको निकालना है कितना आएगा अगर 50% कंप्लीट हो जाए तो हम कैसे करेंगे बेटा, टी हाफ कैसे निकालेंगे, के निकाल देंगे और टी हाफ तो हमारा अपने आप ही मालूम चल जाएगा, है ना, पिको सेकंड्स में पूछा हुआ है इन्होंने। चलो फिर करते हैं सवाल।
ये हो गया, आगे जगह नहीं है शायद, यहीं पे थे इसको देखो, वैल्यूज मैंने आपको दे दी हैं, अब आप समझो। वहां वैल्यू पुट करो, क्या करते हैं इसके लिए, आरएनएस कंसेप्ट लगाते हैं, लगाओ बेटा। एक सेकेंड, लगातार बोल रहे हैं ना, थोड़ा सांस लेते हैं हम। आप एक क्वेश्चन लिखो। चलो बेटा। है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% मॉलिक्यूल्स टू बिकम इन पिको सेकेंड्स। हो रहा है, वेट, अरे चलो बच्चों। लिखा आपने कौन सी आरएनए क्वेश्चन कैसे लगेगी, देखो। क्या होती है बेटा? चलो संजू, पानी लेके आओ बेटा, एक गिलास। नॉर्मल वाटर। K इक्वल्स टू AE⁻ माइनस EA/RT, ये होता है जहां पर A फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू लिख लो, 10⁻20 दे रखी है, और के हमें निकालना है। तो बेटा ये बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले भी ट्रिक बता दी, इसमें तो आपकी ट्रिक ही यूज होगी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, केवल आपकी थोड़ी सी नॉलेज जानने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन करोगे, ये एग्जामिनर ने आपको दे रखा है। मेरे को तो 1918 देख के समझ में आ गया था, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना। देखो, ये फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एक्चुअली अगर हम लॉग दोनों तरफ लेते हैं तो क्वेश्चन क्या बनती है आपको पता है? जब लॉग लेते हैं तो क्वेश्चन क्या बन के आती है, लॉग के इक्वल टू आती है लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT आती है ना, ये वाली क्वेश्चन। सॉरी बेटा। हम्म 2.303 R इंटू टी आती है। आर को जूल में अगर हम पुट करेंगे तो 2.303 इंटू 8.314 का आंसर हमेशा 19.150 में रखती हूँ। और मैं बताती हूँ 19.15 रखो बच्चों, 2 डेसिमल प्लेस तक। लेकिन यहाँ पर देखो 848 तक भी दिया, एक्चुअली जो इसका आंसर आता है ना वो आता है 19147 समथिंग। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लग के आगे तो हम क्या करते हैं 19148 लिख लेते हैं। तो ये इतना आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। और अगर आप इसको वन वन नाइन ये, अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो है ना, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जूल में दे रखी है एक्सप्रेशन एनर्जी ऊपर वाले को, किलो जूल में। ठीक है, सेम वही आ गया। तो अब अगर आप ये फैक्टर यहाँ पे यूज करोगे तो ये चीज आपकी बहुत इजी हो गई है। चेक करो, आपने अगर एक्सप्रेशन एनर्जी निकालनी है तो कितनी दे रखी है, 191.48 किलो जूल, 1000 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या है 8.3। देखो ये नीचे क्या है 2.303 8.14। अगर आप, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 1000 दे रखा है, तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2.303 इंटू 8.314। टेम्परेचर भी 1000। देखो बेटा, तुम्हें सिर्फ घुमाने को दिया हुआ, कुछ नहीं कर रखा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या फिर ऐसे काट भी सकते हो, देखो 191,480 आ गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 19.148। 1000 से करोगे तो कितना आएगा, काटो, कितना आएगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, 19148, है ना। 19.148 1000 से करोगे तो इतना आ जाएगा, तो आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यानी कि ये पूरा आपका 10 आ गया। तो आप क्या लगा सकते हो सीधा,
हम लगा सकते हैं log k इक्वल्स टू log 10 टू दी पावर 20, a की वैल्यू -10, 10 टू दी पावर 20 क्या होता है 20 log 10, ये तो सब पता होता है बच्चों को, बट अब कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो इसलिए मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, वरना फटाफट यहाँ पर 20 मैंने 10 आंसर निकाल देती। तो 20 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, या आता सॉरी -10 या था 20 -10, यानी कि log k जो आ गया मेरा 10 आ गया, k की वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर -10। समझे, एंटी लॉग जाके उधर को 10 टू दी पावर -10 लिख दूंगी। तो मैंने से प्लस के 10, ठीक है, पावर उधर जाएगी तो एंटी लॉग में, तो पावर हो जाएगा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं, इरेज करते हैं बेटा। अब हमें क्या बोला हुआ है तो आप याद रखेंगे, ठीक है, ये 2.303 और 1.8 1.314 8.314 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो ये क्वेश्चन में देखो कितना सिंपल दिया हुआ था, बिल्कुल सिंपल है, बस बच्चे घबराते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते होते चले जाओगे। आइए आइडिया ना PYQs करके ही लगता है, चैप्टर पढ़ के नहीं लगता है, फिर पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चलो अब ये हमारा काम हो गया। अब हमें लेकिन हमें के नहीं पूछा है, हमें टाइम पूछा हुआ है। के तो आ गया हमारा, फर्स्ट ऑर्डर 10 टू द पावर 10 सेकंड इनवर्स आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम 50% कम्प्लीट होता है, टी हाफ। क्यों बेटा, 50% कम्प्लीट बोला ना, तो हमें पता चल गया टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के हम निकाल चुके हैं, के हम निकाल चुके हैं 0.693 अपॉन 10 टू दी पावर 10, ऊपर जाके हो जाएगा 0.693 10 टू दी पावर -10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6.93 10 टू दी पावर -11 सेकेंड्स। अब करो वन, इसने बोला पिको सेकंड में बेटा, ये भी बोला है वन, एक पिको सेकंड क्या होता है 10 टू दी पावर -12 होता है। ध्यान रखो, एक पिको सेकंड 10, ये पढ़ा है ना आपने क्लास 9 में, सेकंड चैप्टर में पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, है ना। पिको सेकंड -12 हो जाएगा। तो अब हम इसको पिको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, रुको पहले इसे इरेज करते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना बेटा याद करनी पड़ेंगी। एक नोटबुक बना लो जहाँ पर कैलकुलेशन इजी होती है, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन PYQs करो, देखो वहां पे आपको बहुत ट्रिक्स मिलेंगी मैथ्स की सॉल्व करने के लिए, उससे आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर करने से ना आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये बन जाएगा आपका T इक्वल्स टू 6.93 10 टू दी पावर -11, तो हम डिवाइड कर देंगे 10 टू दी पावर -12, और आप सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, ऊपर जाके फिर 10 एक पावर बचेगी, तो 69.3 पिको सेकेंड्स आ गया टाइम, है ना। टाइम जो आ गया वो कितना, 50% 69.3 पिको सेकेंड। 50% कम्प्लीशन बच्चे ये वाला भी करते हैं, बच्चे समझते नहीं। 50% कम्प्लीशन तो IIT के बच्चों का, तो जो कंपटीशन देने बच्चा जा रहा है उसका दिमाग तो और 10% आगे चलना चाहिए बेटा। बच्चे क्लास में ऐसे भी करते हैं, पूरा यहाँ से ऐसे करके पूरा फॉर्मूला लिख के पहले ये के लिए जद्दोजहद करेंगे, ठीक है, ये लगाएंगे, टाइम बहुत वेस्ट होता है। फिर वो 50% कम्प्लीशन का मतलब पता है वो क्या समझते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, फिर वो लगाते हैं फॉर्मूला ऐसे, मैडम के इक्वल्स टू टी हाफ इक्वल्स टू फर्स्ट के लिए EA/2.303 लॉग A0 अपॉन A होगा। 50% के लिए हम इसको अगर 100 मानेंगे तो ये 50 हो जाएगा। बताओ, एक ही तो बात है, वो सब ये चीज करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो लॉग, इसको 100 अपॉन क्या बचा, 50 के लिए 50 बचा, 2 आ गया, log 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर एक्टिवेशन एनर्जी को पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको टी ऐसे मिलेगा। तो आएगा यहाँ पर भी वही आंसर आपका,
लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, टी यहाँ से निकल जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है बेटा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इफ यू यूज 9.94 10 to the power 9 भी आ सकता है, कई बच्चे ये भी निकालते हैं के की वैल्यू। ठीक है, अगर आप के की वैल्यू बड़े मेथड से निकालोगे ना बेटा, तो कई बच्चों ने ये भी निकाला था क्लास में, 9.94 10 to the power 9 सेकेंड इनवर्स भी आया बड़े मेथड से, जो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी ना। वह तो क्या है, ये 10 ही तो है, 10 to the power 10। तो अगर आप ये पुट करते हैं इंस्टेड ऑफ 10 to the power 10 सेकेंड इनवर्स, तो आपको मिलता है 69.7 पिको सेकेंड। ठीक है, तो ये नियर अबाउट 70 पिको सेकेंड्स के बराबर भी लिखा हुआ हो सकता है वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि आप और मतलब कि, लेकिन वो लॉगरिथम के शॉर्टकट्स अगर आप यूज करोगे तो वो 69 ही पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि आप लॉगरिथम में पूरी वैल्यू थोड़ा ना पुट करते हो, इसलिए सीधा ट्रिक यूज करनी चाहिए जेई में, मैं तो ये कहती हूँ। तो डिफरेंस जो आएगा वो आंसर का राउंडिंग ऑफ से आता है, और इन क्वेश्चंस में जहां आप लॉग यूज करते हो वहां पर बहुत पास पास आंसर नहीं देते हैं, थोड़ा आपको इतना देंगे कि आप आइडिया लगा सको आंसर्स में। ठीक है, तो बच्चे ये भी यूज करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि आप वो कहते हैं ट्रिक्स यूज करो फटाफट फटाफट। जेई वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट बच्चों के लिए, बल्कि ट्वेल्थ में भी। क्यों करना है इतना टाइम वेस्ट, टाइम तो बचा रहा है ना हमें, टाइम की तो वैल्यू होती है। तो फटाफट ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई 8.3 और क्या है 2.303 और 8.314 तो आप हर जगह यूज कर रहे हो ना बेटा, तो उसको याद करने में कि इतना आता है, क्या कहा है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो चलो ये वीडियो आप देखो और इसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, अपने क्लास के बच्चों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी, अपने कजन भाई बहनों को भी। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट तो के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपको मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, अभी इनिशियली करना है ना? तो फिर मैं मैं आपको यहाँ कॉन्टिन्यू सपोर्ट कर रही हूँ आपकी पढ़ाई में, आप मुझे भी सपोर्ट करिए बेटा। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।